नमस्कार दोस्तों। बिहार जुडिशरी एग्जाम 2023 की तैयारी चल रही है। उसी में हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस को डिस्कस कर रहे हैं और उसी के सीक्वेंस में हम आज डिस्कस करेंगे ऑडी अल्टरम पार्टम यानी सुनवाई का अधिकार। हमने बताया था आपको कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी रूल्स हैं वो तीन हैं। फर्स्ट हमारा है ऑडी अल्टरम पार्टम, सेकेंड है नेमो जुडिस इन काजा सुआ एंड थर्ड है रीजन डिसीजन। हालांकि नेमो जुडिस इन काजा सुआ पहले आया, ऑडी अल्टरम पार्टम बाद में आया, लेकिन फेमस तो यही हुआ। सबसे ज्यादा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में यदि कोई फेमस हुआ तो वो यही सिद्धांत फेमस हुआ, ऑडी अल्टरम पार्टम। ब्रिटिश कॉमन लॉ में अगर हम बात करें तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत एक वेल एस्टेब्लिश्ड है और उसके तहत फेयर प्रोसीजर को शामिल किया गया। तो फेयर प्रोसीजर के तहत ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को वहां पे मान्यता मिली। अब उसके अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं, दो रूल्स आते हैं। नंबर एक है नेमो डिबेट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया काजा, ये ब्रिटेन का है। नेमो डेबेट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया काजा, यानी कि कोई व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं बन सकता। नो पर्सन कैन बी ए जज इन हिज ओन मैटर। और सेकेंड है ऑडिट अल्टरम पार्टम, यानी कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो सेकेंड पर्सन इज हैविंग द राइट टू बी हर्ड, ये सेकेंड डॉक्ट्राइन है। देखिए ब्रिटेन में प्रारंभिक काल में जब हम बात करते हैं तो ट्रिब्यूनल द्वारा इन सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक नहीं था, उनके लिए अनिवार्य नहीं था। लेकिन 19th सेंचुरी में हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस दोनों मैगजीम को ट्रिब्यूनल के लिए भी बाध्यकारी कर दिया था और ये कहा था कि ये सिद्धांत जो है वो न्याय के लिए न्यूनतम सेफ गार्ड है, मिनिमम सेफ गार्ड है। और यदि कोई ट्रिब्यूनल्स इसको फॉलो नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने न्यायिक चरित्र को खो देता है। तो वो जो उसके पास करेक्टर है जुडिशियरी का या कॉफी जुडिशियरी का, वो उसके अस्तित्व को खो देता है। और केस क्या था? लोकल गवर्नमेंट बोर्ड वर्सेस आर्लीज 1915, 1915, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड वर्सेस आर्लीज का केस है 1915, आर्लीज 1915 हाउस ऑफ लॉर्ड का है। उन्होंने कहा कि जिनको जुडिकली एक्ट करने का कर्तव्य है, जिनको न्यायिकता कार्य करने का कर्तव्य है, उन्हें पक्षपात रहित तथा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय करना चाहिए। धीरे धीरे इन सिद्धांतों को न्यायिक कार्य के अलावा क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में भी लागू किया जाने लगा। और एक केस आया ले पॉइंटे वर्सेस एल एसोसिएशन 1906 AC। इसमें जो है इसका मैं ये केस की स्पेलिंग में अपने लिंक में भेज दूंगा, नीचे लिंक में रहेगा, वहां से आप नोट कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें। तो ला पॉइंटे बोल सकते हैं, ला पॉइंटे वर्सेस एल एसोसिएशन 1906 अपील केस। इसमें जुडिशियल कोर्ट ने कहा कि the rules means ऑडी अल्टरम पार्टम is not confined to the conduct of strictly legal tribunals but is applicable to every tribunal or body of person invested with authorities to adjudicate upon matters involving civil consequences to individuals। तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल न्यायपालिका के लिए ही ये सिद्धांत लागू करना है या पालन करना है, ये उन सभी बॉडी के लिए अनिवार्य है जो कहीं न कहीं न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य कर रहे हैं और व्यक्ति के सिविल राइट्स को वो डिसाइड कर रहे हैं या उनके कार्यों से किसी व्यक्ति के सिविल राइट्स के का निर्धारण हो रहा है। तो वहां पर उनको इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो नो डाउट हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में हमारे पास तीन रूल्स हैं। ये रोमन लॉ से लिया गया है, जस्ट नेचुरल, और इसमें नेमो जुडिस इन काजा सुआ, ऑडी अल्टरम पार्टम और रीजन डिसीजन, तीन रूल्स इसमें हैं। रीजन डिसीजन बाद में आया है और बिहार की जुडिशरी में इसको ये सिलेबस में भी नहीं दिया गया है। तो हमने पहले भी कहा था कि जो हमारा झुकाव का सिद्धांत है
नेमोजुएशन काजासुगा है, ये सिद्धांत से ज्यादा पॉपुलर हुआ ऑडी अल्टरम पार्टम, यानी कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये इस बात पर बल देता है कि किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए उसे दोष सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। स्टार्टिंग में तो यही था, बाद में ये अन्य मामलों में भी आ गया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई निर्णय आप लेने जा रहे हैं, उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसे सुनवाई का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। तो सुनवाई का सिद्धांत एक प्रोसीजरल कोड है जिसके अंतर्गत सूचना से लेकर के अंतिम फाइंडिंग तक, अंतिम अवधारणा तक प्रत्येक प्रोसीजर, प्रत्येक स्टेप आ जाता है। जैसे ही आपने सुनवाई स्टार्ट किया है, उससे लेकर के लास्ट अंतिम प्रोसीजर, अंतिम फाइंडिंग तक सभी प्रोसीजर इसके अंतर्गत आ जाता है, जिसकी व्याख्या करने के लिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड। तो ऑडी अल्टरम पार्टम में जब हम देखते हैं तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा है राइट टू नोटिस और दूसरा है राइट टू बी हर्ड। तो राइट टू नोटिस का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की सूचना होनी चाहिए। अमेरिकन प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल एक्ट 1946। उसमें सेक्शन 5A में लिखा गया है कि जहां भी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसे समय, स्थान और सुनवाई की प्रकृति की सूचना होनी चाहिए। पहली बात, किसकी टाइम, प्लेस एंड नेचर ऑफ द हियरिंग की इंफॉर्मेशन उसे होनी चाहिए। दूसरा ये है कि विधिक प्राधिकारी किसके यहाँ सुनवाई की जानी चाहिए, इसकी भी सूचना उसके पास होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि तथ्य और विधि की बातें जिनका प्रयोग उसके विरुद्ध किया जाना है, उसकी भी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को दिया जाना आवश्यक है। तो हमारे यहाँ भी इसको फॉलो करते हैं। पहले समन भेजते हैं, समन में सभी बातें रहती है कि आपके खिलाफ ये केस पेंडिंग किया गया है, आपको इस तारीख को, इस डेट को, इस जगह को, इस न्यायालय में उपस्थित होना है। तो वही चीजें वहां पे है। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट है और 1946 का है, उसके सेक्शन 5 सब क्लॉज ए में राइट नोटिस के बारे में कहा गया है। तो समय, स्थान और सुनवाई की प्रकृति, विधिक अधिकारी की सूचना होनी चाहिए और किस फैक्ट और किस लॉ को उसके अगेंस्ट में यूज किया गया है उसका भी इंफॉर्मेशन उसको होना चाहिए। जब दूसरी बात हम करते हैं राइट टू बी हर्ड, यानी अब उसको सूचना हो गई, सूचना होने के बाद वो व्यक्ति अब कोर्ट में पहुंचेगा या किसी प्रशासनिक अधिकारी के सामने पहुंचेगा। तो जो बात कहेगा उसको अपनी बातें कहने का अवसर मिलना चाहिए और उसके विरुद्ध जो बातें प्रयोग में की गई हैं उसको खंडन करने का भी अवसर उसे मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि सूचना के साथ साथ सुनवाई का अधिकार भी ऑडी अल्टरम पार्टम के अंतर्गत आता है। तो सुनवाई का तात्पर्य क्या है? फेयर हियरिंग, रिज सुनवाई जिसे बोलते हैं, वो आती है। और फेयर हियरिंग की जब हम बात करते हैं तो उसको, उसकी जो आपूर्ति है, उसकी पूर्ति है, वो कैसे हो सकती है? वो पहली बात यह है कि व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। जगजीत सिंह वर्सेस हरियाणा का केस है, जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2006 सुप्रीम कोर्ट का केस है। उस कहा गया कि जहां प्रशासनिक अधिकारी ने 1 सप्ताह का समय दिया है कि आप 1 सप्ताह के भीतर अपनी बात आकर के हमारे सामने रखो, तो वो सफिशिएंट टाइम माना गया है। यदि आप उस विदिन 1 वीक में नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो है राइट टू बी हर्ड आपको नहीं मिला है। आपको मिला है और ऑडी अल्टरम पार्टम के जो है कोरम पूरे कर लिए गए हैं। दूसरा कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति कोई रिलेवेंट मटेरियल्स प्रस्तुत करना चाह रहा है तो एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज को उसे एडाप्ट करना चाहिए, उसे एडमिट करना चाहिए और व्यक्ति के विरुद्ध जो भी साक्ष्य प्रयोग में लाए गए हैं उन साक्ष्यों का खंडन करने का भी अवसर व्यक्ति को मिलना चाहिए। और जो ट्रायल है, जो प्रोसीजर है, वो फेयर होना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए, यानी कि दुर्भावना की भावना ना हो, मैलेसियस ना हो, इन सब से अलग होना चाहिए। तो सुनवाई की जब बात हम करते हैं तो सुनवाई के अंतर्गत मौखिक और लिखित दोनों आते हैं। तो ओरल हियरिंग एंड रिटन हियरिंग दोनों आते हैं। तो मौखिक हियरिंग की जब हम बात करते हैं, ओरल हियरिंग की बात करते हैं, तो ये उस मामले में आवश्यक नहीं है जहां पर कि रिकॉर्ड में ही सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ स्पष्ट है। और लिखित सुनवाई की जब हम बात करते हैं तो लिखित सुनवाई न्याय की एक आवश्यक अपेक्षा है, व्यक्ति से लिखित डॉक्यूमेंट तो मांगना ही पड़ेगा। तो
यानी कि सुनवाई का अवसर कितने समय तक के लिए हो सकता है, ये तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहां विधानसभा अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को 1 सप्ताह का समय या 1 महीने का समय दिया है, वो सफिशियंट है। यदि विक्टिम कहता है कि मुझे 3 सप्ताह का समय दीजिए, वो पर्याप्त नहीं है, वो माना नहीं जाएगा। 1 सप्ताह का समय भी अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जहाँ की विधानसभा अध्यक्ष ने किसी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है, तो जैसा परिस्थितियां होंगी कोर्ट उसे सफिशिएंट मानता है। यदि परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं तो कोर्ट कभी न कभी 1 सप्ताह को 2 सप्ताह में या 10 दिन में भी चेंज कर सकता है, बट ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में जब हम बात करते हैं वोरल हियरिंग की, तो इसको हमेशा आवश्यक नहीं माना गया है प्रशासनिक विधि के अंतर्गत, क्योंकि प्रशासनिक विधि में जो प्रशासन को चीजें देखनी पड़ती हैं, वो जो रिकॉर्ड पे रहती हैं उसी के अनुसार वो डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा मांगते हैं, वो ओरल हियरिंग वो ज़्यादा नहीं देखते। तो इसलिए ओरल हियरिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवश्यक नहीं बताया गया है। व्यक्तिगत सुनवाई का प्रश्न ये अधिकारिता का प्रश्न नहीं है, बल्कि डिस्क्रिशन का प्रश्न है। जो न्याय निर्णयक अधिकारी है, एडजुडिकेटरी अथॉरिटी है, एडजुडिकेटरी अथॉरिटी है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना समय दे। एडजुडिकेशन में जो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, यदि उससे क्लियर हो रही है तो वो आपको ज्यादा समय नहीं देगा, ओरल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देगा। सुनवाई लिखित एप्लीकेशन के माध्यम से भी हो सकती है। मौखिक सुनवाई के लिए कुछ मामलों में आवश्यक नहीं बताया गया है, जैसे कि मान लो राष्ट्रपति द्वारा किसी जस्टिस की आयु डिसाइड करनी हो। एक राष्ट्रपति को किसी भी न्यायाधीश की एज डिसाइड करनी हो कि उसकी एज कितनी होगी, तो ये ऑन रिकॉर्ड का मैटर है। उसके हाई स्कूल की मार्कशीट में या किसी और मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही माना जाएगा। इसमें ओरल हियरिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा, या वो जज ये क्लेम भी नहीं कर सकता कि मुझे ओरल हियरिंग का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। रिटन में मांगा जाएगा, वो मार्कशीट पेश कर देगा, उसी के आधार पर डिसीजन ले सकता है। यह भारत सरकार के सामने अवैध रूप से कोई सामान आयात किया गया है और उसका अधिग्रहण करना है, भारत सरकार ने उसका अधिग्रहण कर दिया। कोई व्यक्ति सोना ले आया 5 किलो जो है और जब्त कर लिया गया, तो इस मामले में ओरल हियरिंग की आवश्यकता नहीं है। रिटन डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि हाँ उसे परमिशन थी या परमिशन नहीं थी, उसी के आधार पर डिसीजन होगा। मौखिक साक्ष्य की बात नहीं कही जाएगी। दूसरी बात, जहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, अनुशासनिक अथॉरिटी है, उसके द्वारा कोई जांच की जा रही है, उसके बाद वहां पर फाइनल हियरिंग जहां होनी है, अंतिम स्तर पर सुनवाई होनी है, तब वहां पर भी मौखिक सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। रिटेन डॉक्यूमेंट के आधार पर जो डिसीजन ले सकता है कि कोई व्यक्ति जो है डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में क्या पाया गया है, सही पाया गया है, गलत पाया गया है। उसी तरह एक मामला था कि जहाँ पे कोयला बोर्ड के सामने जो अधिकारी है उसने उस बनाए गए नियमों के अधीन खान खोलने और पुनः खोलने के संबंध में वो विचार करने का उसे अधिकार दिया गया था। उसी विचार करने के आधार पर वो डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज है उसके पास पावर है कि रिकॉर्ड पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं, ये किसी माइन को जो क्लोज है उसको दोबारा खोल दें, या जो माइन चल रही है उसे बंद कर दें। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, भूवैज्ञानिकों का होगा या किसी और चीज़ों का होगा, एनवायरमेंटल अथॉरिटीज का होगा, तो उसी आधार पर डिसीजन ले लेगा। यहाँ पर भी जो है सुनवाई का ऑफर देने की आवश्यकता नहीं है। जो रिटन हियरिंग है उसी के कारण काम चल सकता है। तो लेकिन जहाँ जटिल और टेक्निकल मैटर है वहाँ मौखिक सुनवाई आवश्यक हो जाती है, जहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना आवश्यक हो जाता है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है साबित करने की आवश्यकता पड़ जाती है कि ये चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं। तो वहाँ पर आपको आपको रिटन हियरिंग होनी आवश्यक है या मौखिक हियरिंग होनी आवश्यक है, क्योंकि वो चीज़ें डॉक्यूमेंट से स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। बट जो चीज़ें डॉक्यूमेंट से स्पष्ट पा रही हैं उसमें मौखिक हियरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं राइट टू बी हर्ड की, सुनवाई के अधिकार की, जो हम कंटिन्यू भी कहा था हमने ओरल हियरिंग और रिटन हियरिंग में, तो राइट टू बी हर्ड में
अब जब हम बात करेंगे रिटेन हियरिंग की या ओरल हियरिंग में भी ये दोनों चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। जहाँ पे ओरल हियरिंग का आपको ऑफर मिल गया है तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हैं, अदरवाइज आपको रिटेन हियरिंग के माध्यम से तो ये चीज़ें होंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि न्याय निर्णय अधिकारी को एडजुडिकेटरी अथॉरिटी को उन समस्त रिलेवेंट मटेरियल को जो व्यक्ति प्रस्तुत करना चाहता है उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे एडमिट करना चाहिए। और एडजुडिकेटरी अथॉरिटी को वह समस्त इंफॉर्मेशन, एविडेंस एंड मटेरियल उस व्यक्ति पर डिस्क्लोज करना चाहिए जो कि उसके अगेंस्ट में प्रस्तुत हो रही है, उसके अगेंस्ट में यूज की जा रही है, और उसको भी अवसर देना चाहिए कि वो भी सभी मटेरियल को डिस्क्लोज करे। तो इसका मतलब है कि पहला जो हम बात करें तो व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का ग्रहण होना आवश्यक है। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसे सुनवाई का अधिकार दे रहे हैं तो वो अपने पक्ष में जो जो साक्ष्य प्रस्तुत करना चाह रहा है उसका आपको ग्रहण करना आवश्यक है। पहला केस था ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल 1955 सुप्रीम कोर्ट का। इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने टैक्स पेयर द्वारा प्रस्तुत की गई अकाउंट को इस आधार पर एडमिट करने से इनकार कर दिया कि वह स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सबमिट नहीं किया गया था। तब जबकि वास्तव में जो अकाउंट बुक था उसको प्रस्तुत करने की परिस्थितियां उस व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर थी, इसलिए वो विद इन टाइम पीरियड में प्रस्तुत नहीं कर पाया था। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि ट्रिब्यूनल ने सभी सामग्री लेने से इनकार कर दिया और इसके द्वारा वो फेयर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी सेकेंड पार्टी को प्रदान नहीं कर पाया और उसके राइट टू बी हर्ड के अधिकार का हनन हुआ है। तो वो जिस सबूत के आधार पर अपने दावे को निर्भर करता है उस सबूत को ही आप लेने से इनकार कर दे रहे हैं, जबकि रीजनेबल ग्राउंड है कि आप उसको लेना चाहिए था, तो वहां पर आपने राइट टू बी हर्ड के अधिकार का उल्लंघन कर दिया और जो भी डिसीजन आपने दिया था वो सही नहीं माना जाएगा और पुनः कोर्ट उसने रिमांड करेगी कि इस पर कैसे सुनवाई किया जाए। दूसरा केस है गुरचरण सिंह वर्सेस राम कौर 1975 दिल्ली हाई कोर्ट का है। कहा गया कि जहां पर एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने साक्षियों को बुलाने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए वो बाध्य नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप जो है किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टैट्यूट्स है उसमें यह लिखा है कि जैसा वह उचित समझे वैसा करे। इसका मतलब है यहां क्या होगा, पहली बात तो यह है कि जो भी अथॉरिटीज हैं दैट पर्सन हु इज हैविंग द पावर टू एडजुडिकेट द मैटर, मामले को न्याय निर्णित करने का पावर है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रोसीजरल लॉ से उसे उन्मुक्ति मिल गई है। वो सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। उसको डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है कि वो चाहे तो साक्ष्यों की गवाही भी कर सकता है और चाहे तो गवाही नहीं भी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आप अब उसे कोई कोर्ट बाध्य नहीं कर सकता कि आप किसी की गवाही लो ही लो या आप कोई डॉक्यूमेंट एडमिट करो ही करो। लेकिन कहा गया कि उसे वहां पर ऐसी शक्ति मानी जानी चाहिए कि उसके पास ये पावर है कि वो साक्षियों को बुलाए और उनको गवाही करने के लिए बाध्य कर सके। भले ही उसको डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि वो चाहे तो बुलाए चाहे तो न बुलाए, लेकिन क्योंकि अब राइट टू बी हर्ड का ये पार्ट है, व्यक्ति अपने साक्षी को बुलाना चाहेगा, अपने डॉक्यूमेंट को पेश करना चाहेगा, या खुद पेश करे या विपक्षी को आबद्ध करे कि वही डॉक्यूमेंट जो मेरा था वो उसके पास उसके कब्जे में है तो कोर्ट उसको बाउंड करे पेश करने के लिए। तो विपक्षी ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये राइट कोर्ट के पास नहीं है। ये माना जाएगा कि कोर्ट के पास वो राइट है कि कोर्ट विपक्षी पार्टी को ये बाध्य कर सकता है, कंपेल कर सकता है कि जो डॉक्यूमेंट इसका आपके कब्जे में है वो आकर कोर्ट को आप सबमिट करो। अगर ये पावर कोर्ट को नहीं मिली, ये इनहेरेंट पावर है, इंस्टीट्यूट में लिखा रहे या न लिखा रहे, तो अगर ये पावर कोर्ट को नहीं मिली तो इसका मतलब है कि फेयर हियरिंग का अवसर एक पार्टी को नहीं मिल पाएगा।
वो जो सबूत पेश करना चाह रहा है वो पेश ही नहीं कर पाएगा क्योंकि विपक्षी के कब्जे में है, या किसी को बाधित नहीं, अगर कोर्ट किसी को बाधित नहीं कर पाएगी तो फिर उसको कंपेल नहीं कर पाएगी, तो वो प्रोसेस भी इशू नहीं हो पाएगा जो समन और वारंट है। इसके बाद कहा गया है कि डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल्स, तो जो सामग्री है जो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में प्रशासनिक अधिकारी यूज करना चाह रहा है वो उस पर डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो व्हाट एवर द मटेरियल्स may be used by the admin authorities for making their decision that must be disclosed upon the parties। तो वो सभी सामग्री जो कि निर्णय का आधार हो सकते हैं, निर्णय का ग्राउंड हो सकते हैं, उन सभी सामग्री को पक्षकारों पर डिस्क्लोज आप करेंगे। तो एक पार्टी ने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो फिर दूसरे पार्टी को दोगे, दूसरे पार्टी ने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसे पहले पार्टी को आप सबमिट करोगे। तो ये सिद्धांत कहीं न कहीं एक आधार देता है व्यक्ति को कि उसे पता चले कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है, उसके खिलाफ कौन सा सबूत दिया जा रहा है, वो सबूत सही है या गलत है, वो उसका खंडन कर सकता है। केस हमने पहले भी देख लिया है, इसमें जो है ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स का केस है और वही 1955 का केस है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। इसमें कहा गया कि जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हैं उसने प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का अतिक्रमण किया है जब उसने एक पार्टी पर यह प्रकट नहीं किया है कि उसके अगेंस्ट में जो डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ है, जो डिपार्टमेंटल एक्शन जिस आधार पे हुआ है वो आपने उसको प्रोवाइड नहीं किया है। तो कहीं न कहीं यदि आप अपने निर्णय में उस मटेरियल्स को आधार बना रहे हैं और उस मटेरियल्स को आपने उस पार्टी पे डिस्क्लोज नहीं किया ताकि उसका खंडन कर सके या कुछ भी कर सके, तो आपने इस अधिकार का उल्लंघन कर दिया, उसके इस अधिकार का उल्लंघन कर दिया। क्योंकि यह बात इसलिए भी आवश्यक हो जाती है कि इससे पक्षकारों को विवाद से संबंधित साक्ष्य का वाद विवाद, टीका टिप्पणी करने का अवसर मिल जाता है, जिससे सच्चाई सामने आ जाती है कि वास्तव में जो डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट में प्रस्तुत किए गए हैं वो सही है या गलत है। और तीसरा हमारा है राइट टू रिबटल। तो राइट टू रिबटल में क्रॉस एग्जामिनेशन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन दोनों चीजें आती हैं। तो सुनवाई का रिजु अवसर, फेयर अपॉर्चुनिटी प्रदान किए जाने के लिए यही काफी नहीं है कि संबंधित पक्षों को, संबंधित पक्षकार को उन तथ्यों तथा दावों की जानकारी उपलब्ध कर दी गई जिसका उसे सामना करना है, या उसके विरुद्ध जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसको उस पर जो है उसको दे दिया गया है, जब तक कि उसका खंडन करने के लिए उसको उचित अवसर नहीं मिलता है। तो केवल इंफॉर्मेशन से ही आप उसके अधिकार को सुरक्षित नहीं कर सकते, उसको उस इंफॉर्मेशन का खंडन करने के लिए भी आप अवसर देना होगा। तो प्रतिकूल साक्ष्य के खंडन के लिए अवसर को सार्थक बनाने के लिए दो बातों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो क्रॉस एग्जामिनेशन, दूसरा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यदि पक्षकार अनपढ़ है, समझ नहीं पा रहा है, तब उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या ये दोनों चीजें वहां पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो जब हम पहली बात करते हैं तो राइट टू बी हर्ड में जो तीसरा पार्ट हमारा था खंडन करने का अधिकार, राइट टू रिबटल था, उसमें हमारा जो है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन एंड राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दो चीजें हमारे पास हैं। तो जब हम बात करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने के अधिकार की बात, तो कहीं न कहीं सत्यता को प्रकट करने के लिए या उसे वेल इस्टेब्लिश करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन एक अच्छा तरीका है। इसके माध्यम से सत्य सामने आ जाता है कि चीजें क्या थी। लेकिन न्यायालय प्रशासनिक मामले में हर एक मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन को अनिवार्य नहीं बताता है। कुछ मामले में वो बताता है कि हाँ होना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑफर मिलना चाहिए पार्टी को, और कुछ मामले में वो नहीं बताता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो साक्षी ने स्टेटमेंट दिया है उसको कोर्ट में बुलाया जाए और पार्टी उसे क्रॉस एग्जामिन करे। दूसरा ये है कि अगर उसके स्टेटमेंट रिटन में है, एफिडेविट पर है, तो उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्टेटमेंट सेकंड पार्टी को मिल गया है, सेकंड पार्टी रिटन रूप में ही उसका खंडन कर सकती है अपने सबूतों के माध्यम से। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का बहुत वाइड स्कोप है, किस रूप में आपको परमिशन मिले, किस रूप में परमिशन न मिले, यह तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस बख्शी गुलाम मोहम्मद का केस है,
1967 का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। जब जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, इनके अगेंस्ट में जम्मू कश्मीर इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1962 के तहत एक इंक्वायरी गठित की गई थी और उस इंक्वायरी ने कुछ व्यक्तियों की गवाही भी ली थी और उसको डिसीजन में अपना आधार भी बनाया था। बट वो गवाही रिटन में ली गई थी और एफिडेविट पे ली गई थी, उसकी एक कॉपी सेकंड पार्टी को दी गई थी। हालांकि गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन करने का ऑफर बख्शी साहब को नहीं दिया गया था। तो बख्शी साहब ने इसको चैलेंज कर दिया कि हमें जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑफर नहीं मिला है, तो ये हमारे फेयर हियरिंग का वायलेशन है, राइट टू बी हर्ड का वायलेशन है। बट कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रशासनिक मामले में हर एक टाइम पर कोई आवश्यक नहीं है कि आपको गवाहों को बुला करके ही क्रॉस एग्जामिन करने का अवसर मिले। यदि उनके स्टेटमेंट रिटन में है, एफिडेविट पर हैं और उसकी कॉपी आपको समय से पहले दे दी गई थी, तो अब आपके राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन का जो है को पूरा कर लिया गया था। आप रिटन में भी उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते थे। दूसरा हमारा था कानून गो वर्सेस कंपनी, कानून गो एंड कंपनी वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम एंड अदर्स, 1972 सुप्रीम कोर्ट का मामला था। इसमें कुछ सी कस्टम एक्ट के तहत कुछ मामले सीज कर लिए गए थे, जिसके कुछ सामग्री सीज कर लिए गए थे। उसने कहा कि जो है हमें रिटर्न हियरिंग नहीं मिली, हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का करने का अवसर नहीं मिला है, तो हमारे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। बट कोर्ट ने कहा ऐसी बातें नहीं हैं, सभी मामलों में आवश्यक नहीं है, जहां सब कुछ रिकॉर्ड पे ही अवेलेबल है वहां पर सुनवाई का ऑफर देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा हमारा था टाउन एरिया कमेटी जलालाबाद वर्सेस जगदीश प्रसाद का मामला है। इसमें कहा गया कि जहां डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किसी व्यक्ति के तहत हुई है, वो इस आधार पे हुई है कि डिपार्टमेंट ने रिटेन चार्जशीट सबमिट किया था अधिकारी के सामने और उस पर स्पष्टीकरण भी दिया था और उसके बाद उसको सीधे उसी आधार पर उस व्यक्ति को हटा दिया गया था, उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिला था। तो कोर्ट ने कहा कि ये फेयर हियरिंग नहीं है। अगर किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को उस व्यक्ति पर डिस्क्लोज होना चाहिए और उसे क्रॉस एग्जामिन करने का अवसर मिलना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को खंडन करने का अवसर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार जहां साक्ष्य मौखिक रूप से दिया जाता है, तो वहां प्रति परीक्षा मौखिक सुनवाई के रूप में होनी चाहिए। लेकिन जहां रिटर्न में डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो वहां पे रिटर्न में भी क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑफर मिल गया है, तो वो भी सफिशिएंट माना जाएगा। जो यूएसए है, अमेरिका है, वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार ड्यू प्रोसेस के तहत और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट के तहत वहाँ पे सिक्योर्ड है, गारंटीड है, सबको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ब्रिटेन और इंडिया के में जो है अभी स्थिति चूंकि रिटेन नहीं है, कहीं लिखित नहीं है, क्योंकि सब कुछ निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है कोर्ट ने किस मामले में क्या निर्णय दिया है, और अभी लॉ इस डेवलप भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अभी अनिश्चितता बनी हुई है कि किस मामले में क्रॉस एग्जामिन का ऑफर मिलेगा, किस मामले में क्रॉस एग्जामिन का ऑफर नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर। फिर भी हम इतना तो कह सकते हैं कि क्रॉस एग्जामिन का अवसर कोई आवश्यक नहीं कि आपको मौखिक रूप से ही मिले, रिटर्न रूप से भी मिल जाता है, तब भी माना जाएगा कि आपको ये चीज़ें मिल गई हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके अगेंस्ट में प्रस्तुत किया गया है, यदि वो आपको डॉक्यूमेंट की कॉपी दे दी गई है, तो आप उसका रिटर्न खंडन कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए न बुलाया जाए, तब भी आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर आपके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो उस व्यक्ति को बुलाना आवश्यक होगा और उसका क्रॉस एग्जामिन कराना आवश्यक होगा। दूसरी बात करते हैं राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। प्रशासनिक अधिकारियों को न्याय निर्णय की शक्ति इसलिए दी गई ताकि प्रक्रिया शीघ्र निपटा ली जाए। अगर हम वकील के माध्यम से पेश करने की परमिशन दे दें पक्षकारों को, तो वकीलों को जानते हैं कि वो केस बहुत कम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वो चाहते हैं कि लिंगर बना रहे और उनकी कोर्ट फीस बनती रहे। तो इसका मतलब है कि जो उद्देश्य है इस्टेब्लिश करने का, वो विफल हो जाएगा। इसलिए सुनवाई के अधिकार के तहत, क्रॉस एग्जामिन करने के अधिकार के तहत राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है। लेकिन कुछ मामलों में जो है ये चीजें हो सकती हैं, तो यानी कि प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ साथ अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अधिकार सामान्यतः प्रशासनिक विधि में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का एक आवश्यक पार्ट नहीं माना गया है। कहा गया है कि मौखिक सुनवाई रिज सुनवाई के अंतर्गत नहीं आती है, रिटर्न है, तो इसलिए हम अधिवक्ता क्यों बुलाएं। और वकीलों के कारण प्रशासनिक अधिकरण के जो मामले हैं वो शीघ्र, सस्ता और सामान्य उसका निपटारा नहीं हो पाता है, उसमें हमेशा डिले होता है, इसलिए इस अधिकारों को
शामिल नहीं किया गया है। लेकिन एलन ने कहा है कि विधिक प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत होने से आप यदि इनकार कर देते हैं तो जो गरीब लोग हैं उनके प्रति आप जो गारंटी देते हैं कि हम न्याय उपलब्ध करवाएंगे, ये केवल एक भ्रम होगा और कुछ नहीं होगा। फ्रैंक कमेटी ने कहा है कि विधिक प्रतिनिधित्व सबसे अधिक असाधारण परिस्थितियों में ही कम करना चाहिए, अदरवाइज हर एक मामले में व्यक्ति को ये अधिकार देना चाहिए कि वो अपने वकील के माध्यम से आ जाए। जहां पे स्पष्ट है कि किसी अधिनियम के प्रोविजन बहुत साधारण हैं, बहुत सिंपल हैं, एक सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ सकते हैं, कार्रवाई बहुत सिंपल है, सामान्य व्यक्ति समझ सकता है, तो केवल उसी मामले में ही आप उसको वकील के अधिकार से वंचित कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वकील को अनुज्ञात करना चाहिए। तो ये एलन और फ्रैंक ने इसके विपरीत विचारधारा प्रस्तुत किया है। भारतीय न्यायालयों ने जो डिसाइड किया है वो ये है कि जहाँ व्यक्ति एकदम निरक्षर है, इलिटरेट है, मामला बहुत जटिल है, टेक्निकल है और जो रिकॉर्ड है वो कहीं न कहीं से एक्सपर्ट एविडेंस है, विशेषज्ञ का साक्ष्य है और क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें इन्वॉल्व है और जहाँ पे पार्टी को किसी प्रोसिक्यूशन को फेस करना है, सरकारी वकील को फेस करना है, तब वहाँ पर विधिक प्रतिनिधि का उसको अवसर अवश्य मिलना चाहिए कि वो अपने वकील के माध्यम से मामले को रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए एम.एच. हास्काट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फेयर हियरिंग के तहत फ्री लीगल एड भी इन्वॉल्व है, इनहेरेंट है। तो विधिक सहायता निवारक निरोध मामला जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है जहाँ पर, तो वो एक बहुत अलग से सिनेरियो प्रेजेंट करती है, क्योंकि एक तरफ जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं वो रिप्रेजेंटेटिव को तो परमिशन करती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर ऐसे मामले हैं जो निवारक निरोध के मामले हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट के मामले हैं, वो अभी साबित नहीं हुआ है तब भी व्यक्ति को दोषी मान लेता है। तो ऐसे मामले में कहीं न कहीं व्यक्ति को वकील को प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसे मामले हैं तो सामान्यतः वकील को प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलता है निवारक निरोध अधिनियम के तहत। स्टेट गवर्नमेंट उसे 3 महीने तक बिना सुनवाई का अवसर दिए डिटेंड कर सकती है, लेकिन इस नियम के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यह निर्धारित कर दिया है कि यदि सरकार का विधि व्यवसायी या विधिक सलाहकार द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, यानी सरकार की तरफ से यदि कोई वकील प्रस्तुत हो रहा है, तब दूसरी पक्षकार को भी उसका मामला चाहे जिस कैटेगरी में आता हो उसे भी वकील का अधिकार मिलना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं से अगर मामला टेक्निकल है, जटिल है, व्यक्ति एकदम इलिटरेट है और उसके अगेंस्ट में एक्सपर्ट एविडेंस है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर है और सरकार का पक्ष कोई सरकारी वकील रख रहा है या कोई वकील रख रहा है, तो दूसरे पक्षकार को भी हमेशा प्रशासनिक मामलों में भी वकील का अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहां पर व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार है जो उसको संविधान के द्वारा ही ड्यू प्रोसेस क्लॉज से मिला है। और प्रशासनिक प्रक्रिया एक्ट हमने बताया था, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट है, उसके सेक्शन 6 के तहत ही जो है वहाँ पे कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को वकील के माध्यम से प्रस्तुत होने का अधिकार है। तो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज द स्टैट्यूटरी राइट इन द यूएसए, बट भारत में ऐसा कोई अभी एक्ट नहीं बना है। जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जहाँ पे पर्सनल रूप से किसी व्यक्ति को उपस्थित होने का अधिकार है या विधि और तथ्य का टेक्निकल मामला है, वहाँ पर केवल वहीं उसे वकील के माध्यम से उपस्थित होने का अधिकार माना गया है, किंतु यह अधिकार एकदम एब्सोल्यूट नहीं है और यह निर्णय पर है और यह डिस्क्रिशनरी पावर है। तो कहीं न कहीं से वकील के माध्यम से उपस्थित होने का अधिकार अभी हमारे यहाँ ब्रिटेन में भी और इंडिया में भी वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है। ये तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
लेकिन कुछ मामले हैं जहाँ पे कि हमने बता दिया है, उस मामले में उसे वकील का अधिकार मिलना चाहिए, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके बाद जब अपना नेक्स्ट लेक्चर ले आएंगे आपके सामने, तो वो होगा हमारा नेमो जुडिक्शन काजा सुगा। इस पर हम लेक्चर जल्दी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।